हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी की इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हमें बैंक में जाना अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है BOI मोबाइल, जो यूज़ करने में बहुत ही आसान है और सिक्योर है। तो चलिए फिर BOI मोबाइल की डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से BOI मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। फिर जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज दिखाई देगा। उसको सिर्फ आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड कर देना है। अगली स्क्रीन पे आपके फ़ोन में अगर 2 सिम होंगे तो वो दिखाई देंगे। उसमें से आपको जो भी अकाउंट में सिम अटैच होगा, जो भी नंबर अटैच होगा, वो उसमें से सिम 1 या सिम 2 चूज़ कर लेना है। फिर अगली स्क्रीन पे आपने जो सिम चूज़ किया है उसका नंबर आपको दिखाई देगा, उसको आपको प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद आपके फ़ोन पे एक स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा होगा। उसमें आपको एक यूज़र ID सेट करके वहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक पिन भी सेट करना है जो कि 6 डिजिट का होगा, और जो पिन 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कंटिन्यूस नंबर आप नहीं डाल सकते 1 2 3 4 ऐसे। फिर आप इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल नंबर्स भी नहीं डाल सकते, और एक ही नंबर आप 3 बार रिपीट भी नहीं कर सकते। ऐसा पिन का आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्लाई करना होगा, फिर आपको सबमिट कर देना होगा। फिर अगली स्क्रीन पे आपको सेलेक्ट कस्टमर ID ये ऑप्शन दिखाई देगा। उसके सामने जो आपको एरो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमर ID वहाँ पे आएगा। उसको आपको चूज़ करके ओके कर देना है। फिर नीचे आपको सेलेक्ट अकाउंट नंबर आएगा। उस कस्टमर ID में आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें से आप कोई भी एक कस्टमर ID का अकाउंट चूज़ कर सकते हैं, और फिर उसको सबमिट कर देना है। फिर आपको एक सामने स्क्रीन पे मैसेज दिखाई देगा। अगर आपके पास ATM है तो आप प्रोसीड नाउ कर दीजिए ताकि आपका फंड ट्रांसफ़र इनेबल हो पाए। नहीं तो अगर आपके पास ATM नहीं है तो नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज व्यू ओनली यूज़र। क्योंकि आपने फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपने इनेबल नहीं किया, इसलिए आपके लिए फ़िलहाल सिर्फ व्यू का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। फिर आपको लॉगिन टू M बैंकिंग पे क्लिक करना है। फिर दोबारा आपने जो यूज़र ID और पिन सेट किया था वो आपको वहाँ पे डालना है और लॉगिन कर देना है। फिर जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको माय अकाउंट, M पासबुक, फंड ट्रांसफ़र, बिल पे, IMPS, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। अभी सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं माय अकाउंट्स के बारे में। उसमें आप अपने ऑपरेटिव अकाउंट्स देख पाएंगे, डिपॉजिट अकाउंट देख पाएंगे और लोन अकाउंट भी देख पाएंगे। यहाँ पे नीचे आप जब ऑपरेटिव अकाउंट देखेंगे तो आपको राइट साइड में एक एरो दिखाई देगा जहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ट मिल जाएगा, और आप यहाँ से एक FD भी नई बना सकते हैं जिसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे है। फिर सेकेंड ऑप्शन आएगा M पासबुक। अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट जनरेट करना है तो आपको M पासबुक में जाना है, तो आपको ऑपरेटिव अकाउंट की लिस्ट दिख जाएगी। आप उसमें से जिसका आपको स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए सामने वाले एरो पे क्लिक कीजिए, तो फिर एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आप डेट वाइज, ट्रांजेक्शन वाइज और डेज वाइज भी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। डेट में आप अगर फ्रॉम और टू डेट डाल देंगे तो आपको उस डेट का स्टेटमेंट मिल जाएगा। नहीं तो फिर और भी ऑप्शन है, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ्स, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 50 ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर डेज़ में आप 365 डेज़ का ही स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, या फिर उससे कम का जनरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप डेज़ डालेंगे तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी तीसरा ऑप्शन है फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद एक मैसेज दिखाई दिया कि आप यू आर नॉट इनेबल टू ट्रांसफ़र फंड। इसका मतलब आपने अभी फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन को अभी एक्टिवेट नहीं किया। सेटिंग्स में जाना होगा जहाँ से आप ट्रांजेक्शन सेट कर पाएंगे, तो वो हम बाद में देख लेते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग में आप देख पाएंगे वहाँ पे इनेबल फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करना होगा,
डेबिट कार्ड की हेल्प से, जहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन डाल के सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिर्फ उसको वेरीफाई करना है। फिर जो स्क्रीन आएगी उस पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना है, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होगा, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर, जिसमें एटलीस्ट एक वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है, एटलीस्ट एक वर्ड आपको स्मॉल में लिखना है, एक नंबर उसमें ऐड करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड करना है। ये आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड का पैटर्न रहेगा। फिर आपको उसको सबमिट कर देना है। फिर अभी आप फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ से आपको अगर फंड ट्रांसफ़र करना है तो न्यू फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा, लेकिन उसके पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको राइट साइड में जो प्लस साइन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आपको बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए पेमेंट मोड पहले आपको चूज़ करना होगा। आप कौन सा भी पेमेंट मोड चूज़ करेंगे तो चलेगा। उसके बाद अगर आप सपोज नेफ्ट का चूज़ कर लेते हो तो आप एक बार बेनिफिशियरी ऐड हो जाने के बाद उसको आप IMPS से भी पेमेंट कर सकते हो। बस आपको उसका अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड डाल के सबमिट कर देना है। इससे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। फिर 4th ऑप्शन है भारत बिल पे। ये ऑप्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, BSNL बिल, गैस का पेमेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस, DTH बिल या फिर आपका लैंडलाइन का बिल, मोबाइल पोस्टपेड, फास्टैग, LPG गैस, सारे हेल्थ इंश्योरेंस, सारे का पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट पेमेंट में हिस्ट्री भी दिख जाएगी। आप अगर मंथली कोई रेगुलर पेमेंट करते हैं तो उसको फेवरेट्स ऐड करके भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर 5th ऑप्शन आएगा IMPS का। IMPS में सेम, अगर आपका बेनिफिशियरी ऑलरेडी ऐड हो गया है तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी की लिस्ट दिखाई देगी। अगर ऐड नहीं हुआ है तो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर ही आप उसको फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ऐड होने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप वहाँ से डायरेक्टली उसको पेमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करनी होगी, जो कि हम बाद में अगले ऑप्शन में देख लेंगे। फिर है बेनिफिशियरी मैनेजमेंट। बेनिफिशियरी मैनेजमेंट वही है जैसे आप फंड ट्रांसफ़र में जाने के बाद वहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ऐड करने को मिलेगा। इसमें जाएंगे आप एक साथ कितने भी लोगों का बेनिफिशियरी ऐड करके रख सकते हैं, जिनको आपको फ्रीक्वेंटली पेमेंट करना पड़ता है। फिर आता है गवर्नमेंट माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दिखाई देंगे। एक बहुत ही अच्छे कम बजट वाले इंश्योरेंस स्कीम है, तो आप इसको यहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं। फिर आता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में आप नई FD बना सकते हो, जहाँ पे आपको क्रिएट डिपॉजिट का ऑप्शन दिखा है वहाँ से आप बना सकते हो, या फिर आप इंटरेस्ट रेट चार्ट भी देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्ट रेट चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा ब्राउज़र में लेके जाएगा, जहाँ पे आपको हर ड्यूरेशन का इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिख जाएगा। ये आप नीचे देख रहे हैं 7 to 14 डेज़ का इंटरेस्ट रेट क्या है, 15 to 30, 31 to 45, 1 ईयर, 91 डेज़, 180 डेज़। आपको जितने भी साल का डिपॉजिट रखना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर क्रिएट डिपॉजिट में अगर आप देखेंगे तो आपको डेबिट अकाउंट नंबर चूज़ करना होगा। नेचर ऑफ डिपॉजिट, आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए, क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, या फिर आपको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बनाना है या फिर ईयरली बनाना है, वो चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट डालनी है। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपका डिपॉजिट पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको अकाउंट में चाहिए या फिर आपको उसी डिपॉजिट को ऑटो रिन्यू करना है। फिर नीचे नॉमिनी का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको नॉमिनी रजिस्टर करना होगा। तो अभी अगला ऑप्शन देखते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी आप अपने स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 1 मंथ का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बस फ्रॉम डेट टू डेट डालनी है और सबमिट कर देना है। फिर अगला ऑप्शन आता है सर्विस रिक्वेस्ट का।
सर्विस रिक्वेस्ट में आप देख पाएंगे यहाँ से आप चेकबुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चेकबुक रिक्वेस्ट जो डाली है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर आप चेक स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आपका डिपॉजिट है तो आप यहाँ से 15G और 15H भी सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म तब सबमिट करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपके इसमें से TDS ना कट हो। फिर आता है सिक्योरिटी सेटिंग। इसमें आप आपके लॉगिन पिन चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। या एप्लीकेशन अगर नहीं यूज़ करना है तो यहाँ से आप डीरजिस्टर भी कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांजैक्शन लिमिट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ट्रांजैक्शन लिमिट सेट नहीं करेंगे तब तक आप फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रांजैक्शन लिमिट में जाके आपको मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करना पड़ेगा, जैसे NFT, RTGS, IMPS। उसको क्लिक करके आपको हर वो मोड ऑफ पेमेंट का ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे NFT का दिखाया है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट दिखाई देगी। आपको बस कोई भी एक चेंज करके उसको सबमिट कर देना है। तब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा तो वो डाल के आपको वो लिमिट सेट कर देनी है, जिसका आपको मैसेज भी आएगा कि आपने लिमिट सक्सेसफुली अपडेट कर दी है। ये थी BOI मोबाइल की डिटेल में जानकारी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है BOI मोबाइल यूज़ करने में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो आपकी क्वेरी मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ और आपको मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड किसी और टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।